तो मैंने हजारों व्यक्तियों के मुंह से सुना है कि भाई आप जाति के बेस पे आरक्षण क्यों देना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जाति को खत्म करना है, दूसरी तरफ जाति के बेस पे आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा। तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरा हो सकता है कि आरक्षण कब तक मिलेगा। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि संविधान में लिखा है कि आरक्षण 10 साल के लिए मिलेगा। एक बहुत बड़ा झूठ है। हमारे संविधान में लिखा है, ये बात ठीक है, लेकिन वो केवल और केवल लिखा हुआ है राजनीतिक आरक्षण के लिए। अगर हमारे संविधान का आर्टिकल 330 से 334 तक का हिस्सा पढ़ेंगे तो अगर मैं ठीक से ध्यान कर पा रहा हूं, आरक्षण के बारे में ये प्रावधान आर्टिकल 334 में है। और वो केवल और केवल कौन से आरक्षण के लिए है, लोकसभा, विधानसभा, इनमें जो आरक्षण होता है उनके लिए है। कि शुरू में था कि 10 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर समय के साथ साथ वो बढ़ता गया। नौकरियों वाले आरक्षण में टाइम लिमिट संविधान में नहीं लिखी हुई है। एजुकेशन के आरक्षण में संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी हुई है, ये गलत फहमी है। तो आरक्षण कब तक मिलना चाहिए, इस पर संविधान क्या कहता है, समाजशास्त्री क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं। फिर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए, 50% जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कही, या उससे ज्यादा, या 69% जो तमिलनाडु में हो गई थी, या 83-84% जो कुछ राज्यों में वहां तक पहुंच चुकी आरक्षण की सीमा। कितनी सीमा हो, और अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। क्योंकि पहले 50 की बात थी, फिर जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण आया यूपीएससी में ही, बाकी सरकारी नौकरियों में भी, तो ये लिमिट 60% तक चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न फिर से पूछा है हाल ही में सरकार से भी कि आपकी राय में आरक्षण की लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्या कुछ पुराने फैसलों को, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ फैसले शामिल हैं, क्या उनको बदलने की जरूरत है, उन पर पुनर्विचार करने के लिए बड़ी बेंच बैठाने की जरूरत है। जैसे इंदिरा साहनी का केस आपने सुना होगा। तो इंदिरा साहनी के केस में 1993 के आसपास का फैसला था, जिसपे मोटे तौर पर 50% की बात कही गई थी। तो क्या समय आ गया है कि उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, बड़ी बेंच बैठाएं। फिर ये कि आरक्षण प्रमोशन में क्यों होता है, इसका क्या तर्क हो सकता है। अरे भाई शुरू में एक बार दे दिया तो प्रमोशन में फिर से आरक्षण क्यों, इसके पीछे तथ्य क्या है, तर्क क्या है, ये एक डिबेट है। फिर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो या ना हो, सेना में, एकेडमिक्स में, जुडिशरी में, स्पोर्ट्स में, हजार फैक्टर्स हैं। आरक्षण के विरोधी मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्रिकेट की टीम में भी आरक्षण होना चाहिए। जो बॉलर्स हैं उन बॉलर्स में भी एक व्यक्ति एससी से हो, एक एसटी से हो, एक ओबीसी से हो, ऐसा होना चाहिए। ये सब तो मजाक उड़ाने की बातें हैं। हमें समझना है कि इन सारे के सारे मुद्दों में तथ्य क्या है, और जो नीति बनाई गई है वो नीति बनाने के पीछे कौन से तथ्यों को, तर्कों को आधार बनाया गया है। तो ये हुए सारे प्रश्न। तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लेते हैं एग्जाम्पल 1। मैं आज आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं ताकि कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 1 ये है कि आप अपने घर की कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए एक फैमिली है, एक परिवार है, ठीक, कोई भी परिवार सोच लीजिए, और उस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ठीक, परिवार अमीर नहीं है, थोड़ा गरीब ही है, निम्न मध्यम वर्ग का है, उसके पास पैसे कम होते हैं। वो इतना ही कर सकता है कि दोनों बच्चों को ठीक से भोजन मिल जाए और सरकारी स्कूल में दोनों पढ़ लें, और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, गरीब परिवार है। हम एज्यूम करते हैं कि इन दोनों बच्चों की परवरिश के लिए, जैसे मान लेते हैं कि दोनों बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो दोनों को कम से कम 1-1 गिलास दूध मिल जाए पीने के लिए, इतना ये परिवार मैनेज कर पाता है। तो इस परिवार का जो खर्चा करने की कैपेसिटी है, हम कह देते हैं कि 2 गिलास दूध या 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क की कैपेसिटी है बच्चों के अच्छे पोषण पर, न्यूट्रिशन पर खर्च करने की। तो सामान्य सा तर्क ये है कि इन दोनों बच्चों को 1-1 गिलास दूध मिल जाना चाहिए। 1 गिलास दूध एक को मिले, 1 गिलास दूध बी को मिले। सिंपल सी बात है, इक्वालिटी है। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि किसी वजह से बी की तबीयत खराब हो गई और बी बहुत कमजोर हो गया, ठीक है, और ए एकदम फिट है, ए एकदम स्ट्रांग है, फिट है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसे।
और डॉक्टर ने कहा कि अगर बी बच्चे को ठीक से बचाना है और अगर इसको ठीक से आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि इसे थोड़ा ज़्यादा खुराक मिले। और ये परिवार ज़्यादा खर्च कर नहीं सकता, इस परिवार की लिमिट ये है कि उससे ज़्यादा वो खर्च कर ही नहीं सकता है। फिर डॉक्टर से पूछा गया कि ए के बारे में क्या राय है। डॉक्टर ने कहा कि ए एकदम ठीक है, वो फिट है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक से मैनेज कर लेगा। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि क्योंकि ये परिवार समानता के मूल्य में विश्वास करता है, तो ये परिवार कहे कि भाई ऐसा है कि हम तो दोनों बच्चों को एक एक गिलास दूध ही पिलाएंगे, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, क्योंकि समानता तो समानता होती है, समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये परिवार ये कहे कि भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी ये वाला बच्चा कमजोर है, बी कमजोर है, फिलहाल हम इसको कुछ दिनों तक 2 गिलास दूध देते हैं, इस बच्चे को नहीं देते हैं 5-7 दिन। और जब इसकी हालत थोड़ी सुधरने लगेगी, डॉक्टर से पूछ लेंगे, तब हम इसको 2 से 1.5 गिलास पे ले आएंगे और इसको हम आधा गिलास देना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे, हो सकता है 3 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, जब डॉक्टर कह देगा कि हाँ अब ये बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया है, तब हम इसको 1 गिलास पे ले आएंगे और इस बच्चे को आधे गिलास से बढ़ा के 1 पे ले आएंगे, फिर बराबरी हो जाएगी। आपको ये बताना है कि अगर ये मसला आपके परिवार में होता, और ये मामला केवल दूध की बात नहीं, 2 गिलास दूध का मामला नहीं है, कोई भी मामला हो सकता है, किसी भी तरह का मामला, घर के 2 बच्चों में किसी न किसी लेवल पर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप दोनों पर बराबर खर्चा नहीं कर सकते, तो आप बराबरी के सिद्धांत से चिपके रहेंगे, या आप जो वंचित वर्ग है या जो कमजोर बच्चा है उसको कुछ समय के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना ठीक समझेंगे। मेरा ख्याल है कि आप में से अधिकांश लोग, क्योंकि जब परिवार की बात आती है तो परिवार टिका हुआ त्याग के सिद्धांत पे, हम अपने परिवार में किसी वंचित व्यक्ति को, अपने भाई बहन माता पिता, कोई अगर पीड़ित है, कमजोर है किसी वजह से, हम उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, पढ़ाई पर खर्चा बराबर नहीं हो सकता था, एक पर ज्यादा खर्च किया गया पढ़ाई पर, एक पर कम किया गया। जिसपे कम हुआ वो आगे नहीं बढ़ पाया, जिसपे ज्यादा हुआ वो बहुत आगे बढ़ गया। अब जो बच्चा आगे बढ़ गया है वो लगातार इस बात का ध्यान रखता है कि मैं अपने भाई का या बहन का ध्यान रखूं, उसको ये फीलिंग हमेशा रहती है कि उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जब हम परिवार में इस सिद्धांत पर काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग ये मानते हैं कि इक्वालिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चीजें एग्जैक्टली बराबर ही हों। मैं सिद्धांत पक्ष पे आऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल लेते हैं बास्केटबॉल के मैच का। ठीक है, एक बास्केटबॉल का मैच चल रहा है। हमें समझना है कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मैच का ग्राउंड है और यहाँ पर गेम चल रही है, और एक मतलब पोल यहाँ पर है जहाँ पर बास्केटबॉल में बॉल डालनी है, और दूसरा मान लीजिए यहाँ है, इक्वल है एकदम। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स हैं, उनमें से एक प्लेयर की हाइट मान लेते हैं कि ये है करीब 6 फीट 2 इंच, और हमारे पास एक दूसरा प्लेयर है जिसकी हाइट मान लीजिए वो है 4 फुट 8 इंच। छोटा बच्चा है, या किसी ऐसे देश, ऐसे समाज का बच्चा है जहां पर एवरेज हाइट ही कम होती है। एक व्यक्ति 6 फुट 2 इंच का है, एक 4 फुट 8 इंच का है, और आपने दोनों से कहा कि चलो भाई मैच खेलो, और इनके सामने टारगेट ये है कि दोनों को सामने वाले की जो बास्केट है उसमें बॉल डालना है, क्योंकि नियम बराबर है। अगर मान लें कि इसकी हाइट 10 फीट के आसपास है, मुझे नहीं पता बास्केटबॉल में कितनी हाइट होती है, एक बार एज्यूम कर लेते 10 फीट है। 6 फुट 2 इंच वाले को 4 फीट से भी कम जगह चाहिए या स्पेस है जहां उसको बॉल को फेंकना है। ठीक है, मोटे तौर पर 3 फीट 10 इंच के आसपास मान लीजिए।
लेकिन ये जो बच्चा है इसको 5 फीट से भी ज्यादा गैप पर ऐसा करना है, 5 फीट 4 इंच के आसपास ऐसा करना है। अब आपको ये बताने की बराबरी ये है या नहीं है। एक सेंस में समान है कि आपने गोल पोस्ट की ऊंचाई बराबर रखी और आप कह सकते हैं कि भाई नियम सबके लिए समान है, कोई भी आ जाए। दूसरे सेंस में आप कहेंगे समानता नहीं है, क्योंकि समानता दरअसल किस चीज में होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए जो व्यक्ति खेलने वाला है उसकी हाइट और गोल पोस्ट के बीच के गैप में समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता जो हमारे संविधान में लिखी है, जिसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर अवसर दिया कि ठीक है भाई ये गोल पोस्ट है, डाल दो, डाल सकते हो। तो या इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की दूरी उस गोल पोस्ट से, उस गोल पॉइंट से इक्वल हो, दूरी बराबर है। आपको भी 4 फुट दूर बॉल फेंकनी है, आपको भी 4 फुट दूर बॉल फेंकनी है, और जब दोनों को 4 फुट दूर बॉल फेंकनी है बराबरी में, तब उनके एफर्ट्स की बराबरी को हम कह सकते हैं कि अब थोड़ा न्यायपूर्ण प्रतियोगिता या जस्टिफाइड कंपटीशन हो रहा है। और यदि कोई कहे कि ना, हाइट कितनी भी हो, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम कुश्ती के खेल में अलग अलग वेट तय करते हैं कि 60 किलो तक के लोग इसमें आएंगे, 60 से 65 किलो के इसमें आएंगे, 65 से 70 इसमें आएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक 80 किलो का, एक 40 किलो का साथ में ले लेते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल वेट ग्रुप में ही फाइट ठीक से हो सकती है। हम क्रिकेट में ऐसा क्यों करते हैं कि अंडर 18 टीम अलग होती है, अंडर 15 टीम अलग होती है, 16 अलग से टीम काम करती है? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक उम्र तक के बच्चों में एक खास लेवल की क्षमताएं विकसित होती हैं, और एक उम्र के बाद, फुल एडल्टहुड के बाद, हम कहते हैं कि अब ये ओपन टीम बन गई है। इसका मतलब समानता का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने एकदम कह दिया कि भाई नियम बराबर है, जिसका जो मन कर रहा है कर लो।